अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देख लेते हैं, जिसमें एमसीक्यूज हैं आपके 20, और उसके बाद हम सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस, the transitional device of sequence which is used in the following sentence. He always comes late, he is honest but his friend is not. In brief, the story is interesting. या he was late, therefore he was punished. तो अब इसमें देखें, he was late, वो देर से आया, therefore इसलिए he was punished. तो इसमें एक सीक्वेंस आपको बताया गया, so this is going to be the correct option. ठीक है, ऑप्शन डी is the correct one. उसके बाद narrative literature created from the imagination, not presented as a fact, though it may be based on a true story or situation is called, क्या उसको बोलते हैं, उसको हम बेसिकली फिक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसा नैरेटिव लिटरेचर जो किसी हकीकत के ऊपर मबनी ना हो बल्कि इमेजिनेशन से जिसको क्रिएट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिक्शन बोलते हैं। उसके बाद रिकग्नाइज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, के पर्सोनिफिकेशन किस में यूज हुई है। द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, द स्टोरी जंप्ड ऑफ, तो जंप ऑफ क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसमें क्या है, जो आपका ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। अच्छा, ये सारा का सारा पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर इंक्लूडेड न्यूमरस पेपर कप्स, टिकट्स, स्टॉप्स एंड सिगरेट बट्स। तो डेब्रिस का क्या मतलब है, डेब्रिस का वर्ड है जिसका आपने मीनिंग बताना है। तो डेब्रिस का मतलब होता है ट्रैश। डेब्रिस का क्या मतलब होता है, डेब्रिस का मतलब होता है ट्रैश। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। उसके बाद कैन यू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल क्लूज, तो डिड्यूस का क्या मतलब होता है, डिड्यूस का मतलब होता है इन्फर, यानी कि मतलब निकालना। उसके बाद मिस्टर एलिस इज अ स्नेक, ठीक है, तो स्नेक का यहाँ पर क्या मतलब है, स्नेक का वर्ड किस मीनिंग में यूज़ हुआ है, यू शुड बिवेयर ऑफ हिम, तो यहाँ पर स्नेक का जो वर्ड है वो चीटर के मीनिंग में यूज़ हुआ है कि ही इज़ ही इज़ अ चीटर। ठीक है, तो इसका नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो आपने बताना था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स वाटर टैंक फॉर फिश फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम वर्ड एक्वा, तो क्या है, एक्वेरिया। एक्वेरिया बेसिकली वाटर टैंक होता है जिसमें हम फिश जो है उसको हम रखते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो शोज द फंक्शन ऑफ एबिलिटी, तो फंक्शन ऑफ एबिलिटी किस में शो किया जा रहा है, यू नीड नॉट वरी, आई ट्राइड माई बेस्ट बट कुड नॉट पिक इट अप, यू हैव टू लीव दिस प्लेन और मे आई कम इन सर। तो जो सेकंड सेंटेंस है इसमें क्या है, मॉडल ऑफ एबिलिटी यूज़ किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। The train arrives at 3 p.m. Sorry, but I have to leave. या she lives on the east side of the city. या she left the keys on the table. तो ऑप्शन डी जो है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब she left, ठीक है, the keys on the table. तो ये जो है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। आइडेंटिफाई द preposition of time. The bank is on the Faisal lane. He left for Karachi on Monday. तो yes, इसमें क्या है, on Monday जो है ये preposition of time है। उसके बाद आइडेंटिफाई द indefinite pronoun. आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, नो वन कुड आंसर, तो नो वन कुड आंसर जो है इसमें क्या है, इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये यूज़ हुआ है। उसके बाद सॉर्ट आउट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, या ही बॉट सम शुगर, तो यहाँ पर सम शुगर जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है, सम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें ऑनेस्टी जो है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, स्टे हियर और गो टू योर होम, इफ ही कम्स आई विल गो, तो इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किस में यूज हुई है, ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल, तो ये जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है इसमें एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुई है। इसके बाद हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो इसमें हमारे पास जो सेक्शन बी है, इसका पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, आपने उस पैसेज को पढ़ना है और उसमें से आपने कोई से 5 सवाल जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। उन 5 सवालों में जो पहला सवाल होगा ये समरी राइटिंग का होगा, विच इज़ कंपलसरी, और इसके कितने नंबर्स होंगे, इसके 6 नंबर होंगे, और बाकी जो सवाल हैं उसमें से आपने कोई से 4 सवाल करने हैं और हर सवाल के 3 नंबर होंगे, तो 4 3 12 और 6 18 नंबर का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका 18 नंबर का होगा। अब इसमें आपको ये जो पैसेज दिया गया है ये बेसिकली आपका जो कायदे आज़म पर जो पेट्रियटिज्म वाला आपका चैप्टर है उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। इसमें से कुछ वर्ड्स भी अंडरलाइन किए गए हैं, हम देखेंगे कि इन वर्ड्स के हवाले से हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कॉम्प्रीहेंशन को करने की जो टिप है बच्चे वो ये है कि आप 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप पहले सारे क्वेश्चन को नीचे जाके पढ़ लें, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करें, या फिर आप पहले पैसेज को पढ़ लें और उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो दोनों सूरतों में जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यानी आपने समरी भी लिखनी है 5 नंबर की और 1 नंबर का आपने इसका टाइटल देना है। तो टाइटल इसका हो सकता है कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान इसका टाइटल है।
कायद-ए-आज़म struggled hard, ये अब इसकी समरी कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म struggled hard to achieve a separate homeland for Muslims as he had a vision of their separate identity in terms of religion, culture, civilization, language, values, moral codes, traditions and ambitions, etc. He had firm belief that we can solve our problems only by following Islamic principles. At present, we have forgotten Qaid's message and we are facing many challenges. We can overcome our problems by following Qaid's motto, unity, faith and discipline. We can pave our way to success by following his advice to work, work and work. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों की ये समरी है। तो आप अगर इसको पेपर पे लिखते हैं तो आपकी 10 लाइन्स की या 12 लाइन्स की आपकी समरी बन सकती है। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 लाइनों की आप समरी लिख देंगे तो दैट विल बी इनफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट कायद्स एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी एज मैंशनड इन द पैसेज। कि इस पैसेज में जो कायद-ए-आज़म की जो इस्लामी जो अकीदा है, इस्लामी आइडियोलॉजी है, उसके साथ जो उनका ताल्लुक है उसके ऊपर आप नोट लिखें। तो Qaid's adherence to Islamic ideology is mentioned in the passage as Pakistan came into being for Muslims to lead their lives according to Islamic principles. As in his message, Qaid said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively, एंड इंडिविजुअली। तो ये एक पंच लाइन है इसकी, तो इसके ऊपर आप ये पूरा पैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द कायद्स व्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। सो कायद्स व्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल का मतलब बुनियादी, ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their political or national identity will be strongly resisted. Merge का मतलब होता है मिलाना। This ideology serves as a pivot का मतलब जो दरमियानी जो central point होता है, as a pivot for the Muslim unity and the oneness as a nation. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि does the Qaid consider Islam just a religion or a complete system of guidance covering all aspects of individual and social life? तो जवाब इसका यह है कि कायद कंसीडर्ड इस्लाम अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ गाइडेंस कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ। ही बिलीव्ड that Islamic principles provide guidance regarding all matters of life. We can reform our society by following Islamic principles. ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि what is the Qaid's golden motto? What will happen if we follow this motto? तो कायद का जो golden motto है that is unity, faith and discipline. As Pakistan is developing country and facing many problems, we can overcome our present difficulties by following Qaid's golden motto. ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि what is the importance of work as pointed out in the passage? तो काम की अहमियत के हवाले से क्या कायद ने कहा था? Working hard consistently, working hard constantly can make us a successful nation. Qaid also advised the youth to work and work. By working hard, we will be bound to succeed. We can also overcome our present difficulties by adhering to Qaid's advice. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पहला जो वर्ड था दैट इज मर्ज का मतलब होता है इंटीग्रेट, अमेलगमेट यानी कि मिलाना। उसके बाद रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाह करना, चीज़ों को दुरुस्त करना। उसके बाद न्यूमरस का मतलब होता है कई, मैनी, काउंटलेस यानी कि बेशुमार, लातादाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट आपका पार्ट है, इसमें आपको 2 स्टैंजास दिए गए होंगे, आपने से किसी एक स्टैंजा को पैराफ्रेज करना है। ठीक है, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। पहला जो stanza है, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो इसका आंसर बनेगा कि my horse must think it strange to stop here between the woods and frozen lake in a dark evening, as normally there is no stop without a farmhouse. उसके बाद जो सेकंड आपका जो स्टैंजा है, the day is cold and dark and dreary, it rains and the wind is never weary. The vine still clings to the mouldering wall, but at every gust the dead leaves fall, and the day is dark and dreary. So the day is cloudy, dark and dull with rain. The wind is blowing fast and it is also violent. The vine still sticks on the decaying and mouldering wall, but dead leaves fall with fast blowing wind. The day is still dark and melancholic. ठीक है, melancholic का मतलब उदास। तो उसके बाद जो सेकंड है, इसमें यह है कि रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपने स्टैंजा को पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको 2 स्टैंजा दिए गए होंगे और हर स्टैंजा के आखिर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, तो दोनों में से किसी भी एक स्टैंजा को आप हल कर सकते हैं। द एंजल रोड एंड वैनिश द नेक्स्ट नाइट, ये जो अबू आदम वाली पोएम थी उसमें से आप ये स्टैंजा लिया गया। द एंजल रोड एंड वैनिश द नेक्स्ट नाइट, इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट एंड शोड द नेम्स whom love of God has blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन द राइमिंग स्कीम।
तो द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए ए बी बी, यानी कि नाइट लाइट ये ए हो गया और ब्लेस्ड और रेस्ट ये बी बी हो गया। तो ए बी बी जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी बच्चों राइमिंग स्कीम है। उसके बाद हु रोट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर ब्लेस्ड विद द गॉड्स लव, सो द एंजल रोट द नेम्स ऑफ दोज हु आर ब्लेस्ड विद गॉड्स लव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो दो इसमें वर्ड्स अंडरलाइन है, वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपियर्ड, ठीक है, गायब हो जाना। और उसके बाद वेकनिंग, वेकनिंग का मतलब होता है बहुत शदीद, डिस्टर्बिंग, राउजिंग, बहुत बुलंद। अच्छा, उसके बाद अगले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड द एंजल शो टू बिन अदम, अबू बिन अदम को फरिश्ते ने क्या दिखाया? द एंजल शोड द लिस्ट ऑफ पीपल ब्लेस्ड विद गॉड्स लव, ठीक है। उसके बाद व्हाई वाज अबू अदम्स नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट? सो अबू बिन अदम्स नेम वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट बिकॉज गॉड लव्स दोज द मोस्ट हु लव देयर फेलो बीइंग्स, कि जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं खुदा उनसे मोहब्बत करता है। अच्छा, सेकंड जो स्टैंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड they flash upon the inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। तो ये daffodils आपकी जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें से ये स्टैंजा है। तो राइट डाउन द राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? लाई और उसके बाद मूड और फिर उसके बाद आए, तो ए बी ए, ठीक है, और उसके बाद सॉलिट्यूड, फेल्स और डैफोडिल्स। तो ए बी ए सी और डी डी, ये इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम है, ए बी ए सी और डी डी। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है कि व्हाट फ्लैशेज अपॉन द इनवर्ड आई ऑफ द पोएट, सो द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन द इनवर्ड आई ऑफ द पोएट। अच्छा, उसके बाद आपने गिवन वर्ड्स का मीनिंग बताना है। पहला जो वर्ड है दैट इज पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, ठीक है, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है लॉनलीनेस यानी कि तन्हाई। अच्छा, उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा क्या थी? एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स। तो डांस क्या क्या होता है? बेसिकली ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, इन एसेंस हिज हार्ट डांसेज विद द डैफोडिल्स। अच्छा, ऑल राइट, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज द पोएट एंजॉय द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। तो आंसर इसका ये है कि व्हेनेवर द पोएट इज इन थॉटफुल मूड और इज सिटिंग ऑल अलोन ही रिकॉल्स द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स एंड एंजॉयज देयर प्लीजिंग कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स इन अ मशीन। तो ये बेसिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड यूज द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे पैसिव वॉइस फॉर्म में आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ड्राई क्लॉथ्स आर, टेक का क्या बनेगा? टेकन। ड्राई क्लॉथ्स आर टेकन फॉर वॉशिंग, क्लॉथ्स आर सेपरेट से क्या बन जाएगा? सेपरेटेड। क्लॉथ्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर एटसेट्रा। ईच पाइल इज पुट in the washing machine tub, then the detergent powder is added. Once the washing is over, the clothes are removed from the tub and hung for drying। तो हम पैसिव वाइज में ज़्यादातर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूज़ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल में आपने क्या करना है? इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल आपने लगाना है। When I am tired, I enjoy watching television. I'm not in a hurry, I don't mind waiting. They don't have much money, they cannot afford going out, go से going out. I wish that dog would stop, bark से barking. Hurry up, I don't want to risk missing the train, miss से missing. अच्छा, where are all the chocolates? Have you dash them all? Have you eat से third form क्या बन जाएगी? eaten. अच्छा, how is your new job? Are you dash it? Are you enjoying it? अच्छा, उसके बाद आपने पंक्चुएशन करनी है। तो लुकिंग स्ट्रेट, लुकिंग का क्या होगा? एल बड़ा आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट जो जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है तो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसको हम फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हम बड़ा करते हैं। लुकिंग स्ट्रेट एट हर, ठीक है, हर के बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है, हर के बाद क्या आएगा? कॉमा। ही सेड अगर सेड है तो सेड के बाद फिर कॉमा, और जो उसने कहा आई कैन नॉट हेल्प यू, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद अगेन आई डोंट लाइक दिस वन, ही सेड, ठीक है, सेड आयशा या ही सेड, शी सेड। तो इसको अगेन फिर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमने पंक्चुएशन भी कर ली। उसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कंपटीशन। तो ईमेल लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सबसे पहले फ्रॉम के बाद आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद टू, उसके बाद अपना जिसको आप लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, कंग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन स्पीच कंपटीशन। उसके बाद डियर सिस्टर कॉमा, उसके बाद आप पूरा कंग्रेचुलेट करेंगे और उसके बाद योर लविंगली XYZ के ऊपर आपकी ईमेल ख़त्म हो जाएगी। या आप ईमेल लिख सकते हैं या फिर राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग ब्रदर्स मैरिज।
तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, उसके बाद डेट, और उसके बाद आप अपने प्रिंसिपल का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, और उसके बाद आप अपनी जो आपका जो लेटर है, ठीक है, इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव टू, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है, अब अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, कॉमा और XYZ के ऊपर आप इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, ग्रीन मैनर्स या गुड मैनर्स या ग्रीन पाकिस्तान। तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है, तो दोनों के ऊपर पैराग्राफ लिखे हुए हैं। गुड मैनर्स के ऊपर भी, जैसे गुड मैनर्स आर द नॉर्म्स ऑफ सोशल कंडक्ट सेट, दे आर द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू फॉलो रिलीजियसली, बीइंग गुड मैनर्ड मीन्स दैट यू आर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, गुड मैनर्स आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बिहेवियर, using decent language is also a part of it, talking politely, displaying personal integrity and being helpful are some principles required for good manners. Our Holy Prophet, peace be upon him, has laid prime focus on having good manners as he himself was the best in manners. तो उसके बाद आप एक कोटेशन भी लिख सकते हैं, द बेस्ट अमॉन्ग यू आर दोज हु आर द बेस्ट अमॉन्ग हु आर द बेस्ट मैनर, हु हैव द बेस्ट मैनर एंड कैरेक्टर। या फिर आप ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर लिखते हैं, तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट आर बैडली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, दिस इशू ऑफ पोल्यूशन कैन बी एड्रेस्ड बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री, अ ग्रीन पाकिस्तान मीन्स वी कैन मैनेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट मोर ट्रीज, कंजर्व वाटर एंड अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. By adopting these attitudes, we can make a difference in the environment of our country and make it look greener and cleaner as well. उसके बाद ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। पाकिस्तान इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, बट लेकिन इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, अंग्रेज़ी पाकिस्तान की दफ्तरी ज़ुबान है। इन द प्रेजेंट एज, मौजूदा ज़माने में, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इंक्रीज्ड, इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत बढ़ गई है। दिस लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट इन अ सेंस दैट बुक्स ऑन मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ नॉलेज आर रिटन इन इट, ये ज़ुबान इस वजह से भी ज़रूरी है कि जदीद उलूम की किताबें इसमें लिखी जाती हैं। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, एन इंग्लिश स्पीकर इज़ रिगार्डेड एज अ स्कॉलर, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी बोलने वाले को आलिम समझा जाता है। फॉर गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज़ नेसेसरी, इस अंग्रेज़ी ज़ुबान का सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है ये क्या है, अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है। या फिर आप ये तर्जमा कर सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, डायलॉग लिख सकते हैं। डायलॉग आपने लिखना है बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो ये जिस तरीके से पैराग्राफ लिखा गया है, आंसर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इसका एक सिनेरियो डेवलप करेंगे कि आयशा एंड फरहान आर सिबलिंग्स, बहन भाई हैं, while going to school they are having a dialogue on the merits and demerits of the use of mobile phones. तो फरहान और आयशा के दरमियान ये इस तरीके से बातचीत के अंदाज में आप ये डायलॉग लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर सकें और आप इसको अच्छी तरीके से देख भी सकें। जहाँ तक आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की तैयारी की बात है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको पूरा जो इंग्लिश का कोर्स है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसके लेक्चर्स जो हैं वो 1 बाय 1 आप अटेंड करना स्टार्ट करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जो उर्दू का आपका SLO बेस्ड सोल्यूशन है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू।